सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं। करण थापर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें पुलवामा को लेकर कुछ बात कही है। प्रधानमंत्री से अपनी कई मुलाकातों का जिक्र किया है, उसमें करप्शन के भी मामलों की बात कही है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर ये बात ऐसे वक्त में जब 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और काश इस देश के टीवी अखबार में चारों तरफ चुप्पी है, अगर ये बात मायावती जी के लिए, लालू यादव के लिए या शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के लिए या किसी गैर बीजेपी शासित नेताओं के लिए कहा जाता तो क्या होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सत्यपाल मलिक साहब ने वो बातें उस समय क्यों नहीं कही जब वो गवर्नर थे। वैसे उनकी एक किताब भी आ रही है। सत्यपाल मलिक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री से शिकायत की कई ऐसे लोगों के बारे में, जैसे एक MOS हैं जितेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर से आते हैं। उन्हीं के समय में OBC के लगभग 200 UPSC में क्वालिफाई स्टूडेंटों को क्रीमी लेयर में डाल दिया गया था। मेरे एक सूत्र बताते हैं कि एक मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री के मुंह पर कहा था कि वो एक नंबर के कास्टिस्ट हैं, जितेंद्र सिंह के बारे में। सोचिए, अब सत्यपाल मलिक दरअसल किसान समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। जब उनको पूछा करण थापर ने उस इंटरव्यू में कि क्या आपको डर नहीं लगता है, उन्होंने कहा कि वो मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरी कम्युनिटी मेरे साथ है और अगर उन्होंने मुझे कुछ किया तो उनके लिए पब्लिक रैली करनी मुश्किल हो जाएगी। ये सत्यपाल मलिक का आरोप है। चलिए ठीक है, दूसरी बड़ी खबर है जिसकी आज चर्चा है पुलवामा को लेकर। अब इस देश के टीवी अखबार वालों को तय करना है कि वो खबर दिखाएंगे कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। वैसे सवाल ये है कि जिस तरह सत्यपाल मलिक ने ये पूरा इंटरव्यू दिया है उससे तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा कंट्रोल है सरकार पर। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने एक बात और कही है। उन्होंने जो एक रैली में किसान आंदोलन के दौरान कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से कई बार मिला, एक बार मिला, वो गुस्सा हो गए। उसके बाद अमित शाह ने मुझे कहा कि उनको कोई सुझाव अच्छा नहीं दे रहा है, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। उस बात से उन्होंने कन्नी काट ली है और वो मुकर गए हैं। इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब एक बात से मुकर सकते हैं तो दूसरी वाली बात से भी तो मुकर सकते हैं। राम माधव वाले मसले पर उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा है, गोलमोल कहा है कि हाँ, राम माधव और जितेंद्र सिंह और उसके बाद कोई एक और नेता थे जिनके बारे में बातचीत होती थी। तो लबोलुआब यही है, कोई ठोस उन्होंने कॉन्क्रीट इस तरह के सबूत के आधार पर एलिगेशन नहीं लगाए हैं। लेकिन चूंकि वो गवर्नर रहे हैं, प्रधानमंत्री के करीबी लोगों में से रहे हैं, तो लोग उनके बातों को तुल दे रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों की इसी तरह के हालात नहीं बन रहे जिस तरह के मनमोहन सिंह के सरकार के समय, उनके लास्ट के समय में बन गया था। अब बात अरविंद केजरीवाल की। सोचिए, अरविंद केजरीवाल को CBI ने समन भेजा है। 16 अप्रैल को उनकी पेशी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमान हूं तो देश में कोई ईमानदार नहीं हो सकता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है। देखिए, बुरा लगेगा आपको, लेकिन मैं पत्रकार हूं, मुझे तो सच ही बोलना पड़ेगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो तमाम लोगों पर पर्ची लेके घूमते थे अन्ना आंदोलन के समय। लालू यादव चोर हैं, मुलायम सिंह चोर हैं, मायावती जी चोर हैं, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन चोर हैं। सारे नेताओं को एक लिस्ट से चोर कहते थे जिनको सबको बरी हो गए, किसी पर आरोप भी नहीं है। मतलब बिना आरोप के भी ये किसी को चोर कह देते थे। ये परंपरा यहीं से शुरू हुई। अन्ना का आंदोलन हुआ, सोचिए कई लोगों के इस्तीफे गए। कनिमोरी याद है, स्टालिन की बहन, करुणानिधि साहब की बेटी, उनको जेल जाना पड़ा। ये राजा याद है, उस समय के टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, उनको जेल जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ये सब कुछ इन्हीं लोगों ने किया था। और आज मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। सोचिए किस तरह से अपने ही दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री को बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा लेने पर इन्होंने हटा दिया था। तो अरविंद केजरीवाल अपने ही जाल में उलझते जा रहे हैं। मैं फिर बहुजन समाज, SC ST OBC, जाट पटेल, मराठा और किसानों को कहना चाहता हूं,
आप लोग अपने संवैधानिक हक अधिकार के लिए सचेत रहिए। कभी कोई अच्छा दिख रहा है, कभी कोई बुरा दिख रहा है, इस पर मत जाइए। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अरविंद केजरीवाल ने इस देश के तमाम किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा ऐसे नेताओं को और उसके बाद दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के दौर में भी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का इसी तरह से दुरुपयोग हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राज में जो सबसे खास बात है कि जाति नहीं देखी जा रही, अपोजिशन देखा जा रहा है। तो सत्यपाल मलिक पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर होगी। वहीं उन्होंने जाट समाज के नेताओं को साधना शुरू कर दिया है। कल बाबा साहेब की जयंती के मौके पर जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उनके करीब बहुत दिख रहे थे और उनसे लगातार बात हो रही थी। उसी तरह से सोचिए, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल वक्त है। सूत्र बताते हैं कि वहाँ प्रधानमंत्री जा नहीं रहे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के पास बड़ी प्लानिंग है, उनके पास बड़े नेता हैं, संसाधन वाली पार्टी है। अगर विपक्ष बीजेपी को हल्के में लेती है तो इससे बुरा कुछ भी नहीं होगा। सोचिए किस तरह से बीजेपी 24/7 राजनीति करती है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बात तो तय हो गया है कि अपोजिशन के नेताओं को चैलेंज मिलना शुरू हो गया। अब वो कंफर्ट जोन की राजनीति आप नहीं कर सकते हैं। आपको 365 दिन 24 घंटे राजनीति करनी पड़ेगी। सोचिए, अखिलेश यादव की सक्रियता बढ़ गई है, तेजस्वी यादव की सक्रियता बढ़ गई है, नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ गई। तो बीजेपी को अगर आपको हराना है तो आपको सड़कों पर भी उतरना होगा, आपको सोशल जस्टिस का अलायंस भी करना पड़ेगा, और धर्म की राजनीति आप जितना भी कर ले उसमें फिलहाल मोदी जी लीड लेते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो काशी कॉरिडोर का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, 370 हो, हिंदू मुस्लिम उनका शानदार आइडिया है ही, उसके बाद महाकाल कॉरिडोर का मसला हो। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति है उसमें बीजेपी अभी लीड लेती दिख रही है। मसला उसके सामने खड़ा हो रहा है सोशल जस्टिस का। आप धर्म की राजनीति करके SC ST OBC को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में, अभी उन्होंने 70,000 के करीब अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं MP में, अगर वो रोजगार अभी से भी काम करना शुरू कर दे, रोजगार, वाइस चांसलर, सोचिए तमाम जो SC ST OBC के जो संवैधानिक अधिकार हैं, किसानों के, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, अगर उस पर वो काम करते हैं तो 2024 में मोदी जी को हटाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो जातिवाद बढ़ गया है, जो मनुवाद बढ़ गया है, जिस तरह से SC ST OBC की अनदेखी हो रही है, जिस तरह से इनके बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं, जिस तरह से सारे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, उसको लेकर SC ST OBC में बड़ी गुस्सा है, बेचैनी है। और धर्म का जो पूरा धर्म की जो राजनीति थी वो लगभग 8 साल, 8.5 साल हो गए हैं, तो वो अब कमज़ोर होता दिख रहा है। क्योंकि भूखे पेट कब तक आप भजन करेंगे। तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अरविंद केजरीवाल, जब उन पर आरोप लगा है तो वो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। SC ST OBC के लोगों को, किसान नेताओं को इससे सीखना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े रहे। इस देश की मीडिया ने, TV अखबार ने सबसे ज़्यादा SC ST OBC और किसान नेताओं का नुकसान किया है। और अब तक क्या होता था कि अगर किसी SC ST OBC और किसान नेताओं को मीडिया चोर बेईमान कह देती थी, कोई अपोजिशन कह देता था, खबरें चलती थी और हम उसका समाज ही उनको चोर बेईमान मान लेता था। मायावती जी, लालू यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, स्टालिन, करुणानिधि, इन सबको बदनाम किया गया। लेकिन अब साफ साफ क्लियर है। एक बात और समझिएगा, बीजेपी के 2 साल मोदी जी के सत्ता में आने के बाद विपक्षी दल भी लगातार इस खेल को समझ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से हिंसा भड़काने के आरोप में लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से मनीष कश्यप के पत्रकारों को नापा गया, उससे तो साफ है कि पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो और ज़्यादा तेज होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। जिसको जहां मौका मिलेगा उसको मतलब अगर लोकल भाषा में कहा जाए तो चांपा जाएगा। सोचिए, छत्तीसगढ़ की पुलिस आई थी एक पत्रकार अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने नोएडा से। बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया मनीष कश्यप को, तमिलनाडु पुलिस उनको ले गई। पंजाब पुलिस आई थी गिरफ्तार करने किसको, जो एक कवि हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में अन्ना आंदोलन में भी वो थे, अरविंद केजरीवाल के बड़े, कुमार विश्वास। तो सोचिए कि जिस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा बढ़ेगा,
पत्रकारों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। आज जो तमाम पत्रकार जिनको लग रहा है कि वो सत्ता के साथ हैं तो वो सुरक्षित हैं, और जिनको लग रहा है कि वो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं तो वह सुरक्षित हैं, खेल बदल भी सकता है। मान लीजिए सत्ता बदल गई तो एक बात तो तय है कि देश की राजनीति बहुत तेजी से बदलने जा रही है। नेताओं को एकजुटता के साथ साथ मोदी जी ने एक काम किया, इस दो बातों को आपको मानना पड़ेगा। पहला, नरेंद्र मोदी ने जो कंफर्ट जोन की राजनीति थी, जो लोग विरासत लेकर राजनीति में आए थे और उनको लगता था कि मैं सीएम पीएम बना रहूंगा या बन जाऊंगा, उनको चैलेंज मिल रहा है और उनको मेहनत करनी पड़ रही है ग्राउंड पर, ये इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। पहले जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ होता था, मोदी जी के समय किसी का भी हो सकता है। और एक बात तो तय है कि सारे राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। और कल्पना कीजिए, अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार चली गई तो क्या इस तरह के बदले लिए जाएंगे। और मेरी चिंता नेताओं की नहीं है, नेताओं का फिर भी एक सामंजस्य है आपस में। पत्रकारों का क्या होगा, बिजनेस लॉबी मैन का क्या होगा। कम से कम पत्रकार तो सबसे आसान टारगेट रहेंगे। जो लोग आज सत्ता के खिलाफ हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, और जो सत्ता के साथ हैं, अगर सत्ता बदलती है तो फिर क्या होगा। ये वो तमाम सवाल हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जिस तरह की डेयरिंग दिखाई है, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब चेक एंड बैलेंस होगा, जब किसान समाज के लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, एससी एसटी ओबीसी के लोगों की भी भागीदारी तय होगी, तो मसला छन छन के आएगा, खबरें छन छन के निकलेंगी। ये बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिटी में। मैं एक बात फिर कह रहा हूं, जो मैं पिछले कई समय से कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉलेजियम सिस्टम हटा देते हैं तो मुझे लगता है कि एससी एसटी ओबीसी का एक बड़ा तबका उनके साथ बना रहेगा। वहीं जिस 90-85% वोटों के हक अधिकार के साथ आप नहीं जा सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन उनको नुकसान कर रहा है, रिजर्वेशन जिस तरह से लागू नहीं होने दिया जा रहा है वो नुकसान हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 से पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, जिन राज्यों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है, अगर वो कर देते हैं तो उसका भी उनको फायदा मिल सकता है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं, पॉलिटिकल इशूज हैं जो मैं आपको बता रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 10 साल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, उसके बाद से भारत की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। आप या तो उस पार हैं या इस पार हैं, या तो आपको 24/7 राजनीति करनी होगी या फिर आप घर बैठ जाइए। तो ये अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स जो नेता हैं उनको मेहनत करनी पड़ रही है, उनको मेहनत करनी भी पड़ेगी। और जो कांग्रेस की मोनोपोली है वो साफ साफ टूटती हुई दिख रही है। और जो रीजनल फोर्सेस, मोदी जी के आने से एक और साइड इफेक्ट देखिए, बीजेपी और मोदी की वजह से कांग्रेस का जो वर्चस्ववाद था एक तरह का वो टूटा है और तमाम रीजनल फोर्सेस को मौका मिल रहा है। लगभग कांग्रेस अब मान चुकी है कि 2024 में उसके लिए कोई मौका नहीं है और वो अपनी अस्तित्व बचाने के लिए, और वो भी इस वजह से क्योंकि उसने पार्टी में एससी एसटी ओबीसी को 50% रिजर्वेशन दिया है, साथ में ही खड़गे उनके बड़े ढाल बनकर खड़े हैं। तो कर्नाटक में भी इसका असर दिख सकता है। और वहीं 2024 में कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है कि वो रीजनल पार्टियों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। और हो सकता है कि अगर बीजेपी नहीं आती है 2024 में तो मिली जुली सरकार की संभावना बन रही है। इसलिए लोग, माननीय कांशीराम साहब ने कहा है कि डेमोक्रेसी में मजबूत नहीं मजबूर सरकार जनता के ज़्यादा फैसले करती है। कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। 2024 में क्या होगा? पहला सवाल, क्या सत्यपाल मलिक ने जो कहा है वो एक खबर है, बीजेपी को नुकसान होगा? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, सत्यपाल मलिक ने एक जो निशा बौद्ध हैं भरतपुर की, उन्होंने जो गाना गाया था उसको भी कोट किया है। तो एक बात तो तय है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो लगातार अपनी छाप छोड़ रहा है और किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। टेस्ला के जो मालिक है और जो ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क ने कहा है कि भारत में जो सोशल मीडिया का जो कानून है वो बहुत सख्त है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। उनसे सवाल पूछा गया था कि ट्विटर ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन की। उस पर कहा था कि भारत का कानून बहुत सख्त है और मैं अपने कर्मचारियों को जेल भेजने से अच्छा है कि उस कानून को मानना बेहतर समझूंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।